ना वफा होगी और ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी और ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत हो एग्ज़ाम के बाद होगी। ठीक ना, याद रखना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एआर रिसर्च पॉइंट में। मैं मोहम्मद शमशेर लेके आया हूँ फिर से एक नई क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर, जिसमें प्रूव करना है अपने को एफ बराबर आर बाई टू। तो सीधी करते हैं, एफ बराबर आर बाई टू। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, अवतल या उत्तल में एफ बराबर आर बाई टू, या इसी को कह देगा आर बराबर टू एफ। क्या कह देगा? आर बराबर टू एफ। कन्फ्यूजन नहीं है, समझ गए ना। एफ बराबर आर बाई टू कहे या आर बराबर टू एफ कहे, दोनों सेम ही चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लोग। एगो लेते हैं अवतल दर्पण, ले लिए एक अवतल दर्पण, और प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रधानाक्ष के समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा। कौन? प्रधानाक्ष के समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा। ये हुआ अपना प्रधानाक्ष, ये हुआ ध्रुव। इसके समानांतर रेखा खींचते हैं, किरण भेजते हैं, और इसका एक गुण है कि जब भी प्रधानाक्ष के समांतर किरण को भेजा जाता है तो वह किरण टकरा कर प्रधानाक्ष को एफ पर काटता है। प्रधानाक्ष को कहाँ पर काटता है? एफ पर। प्रधानाक्ष को कहाँ पर काट दिया? एफ पर। अब क्या करते हैं? सी से, ये रहा अपना सी, सी से एफ पर लंब डालते हैं। सी से एफ पर क्या किए? लंब डाले। तो ये जो कोण है ओ ए सी, कौन सा कोण? ओ ए सी, ये आपतन कोण है। इसे कैसे सूचित कर देंगे? आई से। कैसे सूचित करेंगे? आई से। दूसरा कोण है अपना, दूसरा कोण है परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। यार मान लेना यार, टेढ़ा हो गया, हम क्या करें? क्या यार, ये जो कोण है आई है और ये कोण है आर है, याद रहेगा। और हम परावर्तन का नियम पढ़े हैं कि जितना से प्रकाश आता है उतना से ही जाता है। मतलब आना मतलब आपतन होना, आपतित होना, और जाना मतलब परावर्तित होना। तो आपतन कोण मतलब आई बराबर क्या होगा? आर होगा। अच्छा, इसका रचना लिख सकते हैं ना खुद से। दर्पण का नाम लिख देते हैं, रख देते हैं एम एन। तो रचना में क्या लिखना है? माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है जिसके पारधानाक्ष के समानांतर, पारधानाक्ष के समानांतर कोई किरण ओ ए आपतित कराई जाती है, जो परावर्तित होकर पारधानाक्ष को कहाँ पर काटती है? एफ पर। तथा सी से ए पर, सी से ए पर लंब डाला, बस। तो देखते हैं हुआ क्या सब। कोण ओ ए सी बराबर आई है, और कोण ए सी ए एफ, सी ए एफ बराबर क्या है? आर। इसीलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण सी ए एफ। क्यों हुआ भाई? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम कहता है आई बराबर हमेशा आर होगा, इसीलिए ओ ए सी बराबर क्या हो गया? सी ए एफ। कोई दिक्कत? लिख देते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक, याद रहेगा। अब देखते हैं, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। क्यों होगा वो देख लो। जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, संगत कोण तथा एकांतर कोण, तथा एकांतर कोण, तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कोण जो ओ ए सी और ए सी एफ दोनों क्या है? संगत कोण है। संगत कोण है, इसीलिए क्या होगा? जितना ये है उतना ही ये है। क्यों होगा बराबर? कोण ओ ए सी बराबर कोण ए सी एफ, संगत कोण से। क्यों है? संगत कोण से। तो एक और चीज आप लोग को नजर आ रहा होगा बढ़िया से कि ये हो गया आई, ये क्या हो गया? आई, ये क्या हो गया? आर। तो आई आर क्या होगा? बराबर होगा हमेशा। आई आर क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण सी ए एफ, कोण सी
ए एफ बराबर कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ। क्यों है? क्यों है? क्योंकि सी एफ का मान है आई, सी ए एफ का मान है आर, और इसका मान है ए सी एफ का मान आई, इसीलिए दोनों बराबर है। समझ में आया? अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी हम कोण का बात करेंगे त्रिभुज में, जब भी हम कोण का बात करेंगे त्रिभुज में, तो उसका जो भुजा होगा सामने वाला भुजा, मतलब जो कोण का हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। यदि हम इस कोण का बात करें तो भुजा कौन का बात हो रहा है? इस कोण, इस भुजा का। यदि हम इस कोण का बात करें तो भुजा कौन सा का बात हो रहा है? इस भुजा का। यदि हम इस कोण का बात करें तो कौन सा भुजा का बात हो रहा है? इस भुजा का। उसी तरह से यदि हम इस कोण का बात करें तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? सी एफ। इसके सामने वाला भुजा सी एफ का बात हो रहा है। यदि हम इस कोण का बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? ए एफ, ए एफ का बात हो रहा है। तो यदि ये कोण और ये कोण बराबर है तो फिक्स है कि भुजा भी बराबर होगा, भुजा भी बराबर होगा। इसीलिए ए एफ बराबर सी एफ। तो यार पहले त्रिभुज ले लेते तो अच्छा रहेगा ना। त्रिभुज ए सी एफ में दो कोण बराबर है, एफ में कोण सी ए एफ बराबर, सी ए एफ बराबर कोण ए सी एफ। अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगी, समद्विबाहु होगी। जैसे ही त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो भुजा भी क्या होगा? दोनों भुजा बराबर होगा। कौन कौन भुजा? आर के सामने वाला भुजा सी एफ, आई के सामने वाला भुजा ए एफ। अतः ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर सी एफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए ए और पी के बहुत कम दूरी के बीच बहुत कम दूरी हो, या मतलब ए को ला देते हैं पी पर रख देते हैं, ए को कहाँ पर रख देते हैं? तो पी पर। तो जितना ए एफ होगा उतना ही पी एफ होगा। यदि ए को पी के बहुत निकट लाया जाए, ए को, यदि ए को पी के बहुत निकट लाया जाए, बहुत निकट लाया जाए, तो क्या होगा? लाया जाए जितना ए एफ उतना ही पी एफ। तो ए एफ बराबर पी एफ। अच्छा, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को? ए एफ के बराबर में सी एफ भी है और ए एफ के बराबर में पी एफ भी है। मतलब एल एच एस बराबर है तो फिक्स है कि आर एच एस भी बराबर है। मतलब एक साइड बराबर है, इसका ये साइड, इसका भी ये साइड, दोनों बराबर है ना। ए एफ यहाँ भी ए एफ, इसका भी अगला साइड क्या होगा? सी एफ और पी एफ भी बराबर होगा। इसीलिए सी एफ बराबर पी एफ। तो समीकरण मान ले क्या? मान लो यार, क्या जाता है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। लो यार मौज करो तुम्हें। सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब देखो इधर बात करते हैं। ये जो पी से सी, जब भी हम दूरी नापेंगे दर्पण में हमेशा ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से, ध्रुव से इधर। तो पी और सी के बीच में क्या दूरी कहलाता है? त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या, जिसको सूचित करते हैं आर से। और इस साइड मतलब बायां साइड हमेशा होता है माइनस में और दायां साइड हमेशा होता है प्लस में। तो आर जो होगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। और पी और एफ क्या कहलाता है? फोकसांतर। क्या कहलाता है? फोकस, माइनस एफ। ठीक। तो अब लिखते हैं पीसी बराबर, हमको किसका मान निकालना है? पीसी का। पीसी, पीसी बराबर लिख सकते हैं ई छोटका प्लस ई छोटका। देखो पीसी बड़का बराबर ये छोटका प्लस ये छोटका, तो सी एफ प्लस पी एफ। और बढ़िया से देख रहे हो तुम लोग कि पी सी बराबर सी एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी एफ। तो पी एफ प्लस पी एफ, या पी सी बराबर दो पी एफ, पी सी बराबर दो पी एफ। पी सी का मान है कितना अपने पास? माइनस आर। और एफ, पी एफ का मान कितना है? माइनस एफ। आर बराबर 2f, आर बराबर क्या हो गया? 2f, या f बराबर क्या हो गया? r/2। यही प्रूव करना था अपने को। उत्तर में भी इसी तरह से हो जाएगा प्रूव। तो अपना लोग आगे बढ़ें। यदि चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार बढ़िया से देख लो, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। देख लो, देख लिए, आगे बढ़ते हैं अपना। अब बात होता है कि
यदि हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब आखिर बनेगा कहाँ, उसका आकार कैसा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। यदि किसी अवतल दर्पण में हम वस्तु को F पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। या यदि हम किसी अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं C पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। तो उसका है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है कितना होता है, 6 गो स्थिति हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बस। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कै गो स्थिति हो सकता है, 6 गो। कै गो हो सकता है, अब देख लो कौन कौन हो सकता है। ये रहा अपना अवतल दर्पण, ये रहा प्रधान अक्ष, इसको P हुआ, कहीं ना कहीं F होगा, C होगा, इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अब देखो वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहला वस्तु को रख सकते हैं अनंत पर, कहाँ पर रख सकते हैं, अनंत पर। उसके बाद अनंत और C के बीच में कहीं भी, पहला अनंत पर, अनंत और C के बीच में कहीं भी। उसके बाद C पर, C और F के बीच में, F पर, F और P के बीच में। याद हुआ, अनंत पर, अनंत और C के बीच में, C पर, C और F के बीच में, F पर, P और F के बीच में। याद हुआ। फिर से देख लो, पहला वस्तु रखेंगे अनंत पर, दूसरा वस्तु अनंत और C के बीच, C पर, C और F के बीच, F पर, P और F के बीच। अब बात होता है, ये तो वस्तु रख दिए, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनेगा। यदि वस्तु कोई अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, देख लो। ज्यादा इधर हो गया है। अब ठीक रहेगा। यदि वस्तु अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब F पर। देखो वस्तु को हम ऐसे बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब इधर से आएगा, पहला प्रतिबिंब बनेगा F पर। फिर से, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब F पर। वस्तु अनंत और C के बीच में तो प्रतिबिंब C और F के बीच में। वस्तु C पर तो प्रतिबिंब भी C पर। वस्तु C और F के बीच में तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में। वस्तु F पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। देख एक बार और बढ़िया से, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, उसके बीच में तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा। छठा को इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये अपवाद में है, मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इसको फॉलो नहीं करेगा, ये काल्पनिक बनाएगा उधर, इसलिए उसको छोड़ दिए। ये हम लिए वस्तु, पहला वस्तु कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। प्रतिबिंब इधर से, पहला प्रतिबिंब, दूसरा का, तीसरा का, चौथा और पांचवा। देखो वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर, दो वाला कहाँ है, अनंत और C के बीच में। इधर दो वाला कहाँ है, C और F के बीच में। इधर तीन वाला किस पर है, C पर। इधर भी तीन वाला किस पर है, C पर। इधर चार किस पर है, C और F के बीच में। इधर चार किस पर है, अनंत और C के बीच में, F पर, अनंत पर। फिर से, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर। वस्तु अनंत और C के बीच में, प्रतिबिंब C और F के बीच में। वस्तु C पर तो प्रतिबिंब भी C पर। वस्तु C और F के बीच में तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में। यदि वस्तु F पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। याद हो गया। देख लो फिर से, यदि वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब F पर। अनंत और C, C और F, C पर, C पर, C और F, अनंत और C, F पर, अनंत पर। याद हो गया। वस्तु कहाँ तो प्रतिबिंब कहाँ, खत्म। अब वस्तु, अब आकार, वस्तु और आकार। यदि वस्तु अनंत पर तो आकार बिंदु मात्र। पहले आकार याद कर लेते हैं। पहला आकार है बिंदु मात्र। पहला क्या है, बिंदु मात्र छोटा, बिंदु मात्र छोटा बराबर बड़ा। बिंदु मात्र छोटा, बिंदु मात्र छोटा, यहां बनेगा बराबर, यहां बनेगा बराबर, यहां बनेगा बड़ा, इधर क्या बनेगा, बहुत बड़ा। क्या बनेगा, मतलब अनंत पे क्या बनेगा, बहुत बड़ा। तीनों कंडीशन याद हो गया। यदि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर, आकार बिंदु मात्र। यदि वस्तु अनंत और C के बीच में तो प्रतिबिंब C और F के बीच में, आकार छोटा। यदि वस्तु C पर, प्रतिबिंब भी C पर, आकार बराबर। यदि वस्तु अनंत, यदि वस्तु C और F के बीच में तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में, आकार बड़ा। यदि वस्तु F पर, प्रतिबिंब अनंत पर, आकार बहुत बड़ा। हो गया।
इसका ड्रॉ कर लो यार, जो सब बोले हैं ना वो लिख लेते हैं। वस्तु कहाँ पर रहेगा, पहला अनंत पर, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर, ठीक है, और एफ और पी के बीच। ये है वस्तु। अब यह देते हैं प्रतिबिंब, मतलब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब एफ पर, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। यदि वस्तु सी पर, यदि वस्तु सी पर तो प्रतिबिंब भी सी पर, यदि वस्तु सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में, प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में। और यदि वस्तु एफ पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब। और यदि वस्तु पी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, किधर, दर्पण के, क्योंकि इधर मान लो जगह है बचबे नहीं क्या तो भाई रहेगा कहाँ वो, ठीक ना, दर्पण के पीछे। अब देख लेते हैं आकार, आकार क्या होगा इसका। पहला आकार कैसा था, बिंदु मात्र था, पहला आकार कैसा था, बिंदु मात्र था। दूसरा आकार कैसा था, छोटा। उसके बाद कैसा था आकार, बराबर। उसके बाद कैसा था आकार, बड़ा। उसके बाद कैसा था आकार, बहुत बड़ा। उसके बाद, और ये भी होता है बड़ा। और एक और चीज बताए थे जब हम प्रतिबिंब पढ़ा रहे थे, जो भी प्रतिबिंब उल्टा होगा, जो भी प्रतिबिंब उल्टा होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, तो ये सारा का सारा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ये भी वास्तविक उल्टा, ठीक ना। इससे फिक्स है, ऑब्जेक्टिव फिक्स भी करे भाई, ठीक ना। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा फिक्स है कि वह उल्टा बनेगा, और जो भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा वह कैसा बनेगा, सीधा। बस अब देखो दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे, इधर कैसा बनेगा, काल्पनिक। और कंडीशन बताए थे, जैसे ही काल्पनिक बना तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा या सीधा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। एक बार देख लो और उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक लाइन सुनाते हैं, ऐसे काम चला लाइन है, सुन लो। तुम ही लोग के लिए है, ना वफा होगी और ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी और ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत हो एग्ज़ाम के बाद होगी, ठीक ना, याद रखना। एग्ज़ाम में 2 महीना समय देगा, एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद मोहब्बत थोड़ा सा कर लेना, फिर लग जाना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आवर्धन पढ़ना है ना। देखो परावर्तन का जितना भी टॉपिक था हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं आवर्धन। आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। आवर्धन कहता है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही कहलाता है आवर्धन। क्या कहलाता है, आवर्धन। तो हम क्या बोले, वस्तु की ऊंचाई को सूचित करते हैं, तो आवर्धन मतलब एम बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज, मतलब हाइट प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप प्रूव करना पड़ेगा, करते हैं प्रूव। याद करो जब दर्पण सूत्र प्रूव किए हैं, दर्पण सूत्र में तो पूरा करना पड़ता है, इसमें काम चलो आधे में प्रूव हो जाएगा। देख लो कैसे हुआ भाई। पी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखे हैं, ओ क्यू, टकरा कर कहाँ पर जाएगा, देखो हम क्या किए हैं, ओ क्यू कोई वस्तु रखे हैं, ओ क्यू से 2 किरण हम भेजे हैं दर्पण पर, पहला किरण भेजे हैं क्यू पी, पी पर दूसरा किरण भेजे हैं सी पर। याद रखना किरण का गुण, जब भी कोई किरण पी पर जाएगा, जब भी कोई किरण पी पर जाएगा तो जितना से आएगा उतना से ही जाएगा, मतलब आई बराबर हमेशा आर होगा। पी पर आने वाला किरण आई बराबर आर, और सी पर आने वाला किरण होता है
जिस रास्ता से आएगा उसी रास्ता से चला जाएगा, आया गया, बात खत्म, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसी रास्ता पर आया, टकराया, फिर इधरे से चला गया, कोई दिक्कत। तो ये कौन हुआ आई, ये कौन हुआ आर। तो ले ले त्रिभुज, प्रति में ये हुआ त्रिभुज लें। और बताए थे कि जब भी अपने को काम करना है तो बड़का का बड़का से, बड़का का बड़की से, और छोटका का छोटकी से। तो वस्तु द्वारा दो का त्रिभुज बन रहा है, देखो वस्तु ये है ओ क्यू पी बड़का भाई, ओ क्यू सी छोटका भाई। प्रतिबिंब ओ डैश क्यू डैश पी बड़की, ओ डैश क्यू डैश सी छोटकी। बड़का का बड़का से, छोटका का छोटका से। बड़का कौन है, त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश पी में, त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश पी में। क्या नजर आ रहा है भाई, ये कौन कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। लिख दें कौन क्यू ओ पी। अच्छा नाम निकालने होता है ना, जिस कोण का अपने को नाम निकालना है उसको रखेंगे बीच में, ओ का नाम निकालना है, ओ को रखेंगे बीच में। एक दोस्त इधर से, एक दोस्त इधर से, ओ का मान निकालना है, बढ़िया से देखो, ओ का मान निकालना है। तो एगो दोस्त पहले, एगो दोस्त पहले कौन है क्यू, उसके बाद दोस्त कौन है पी। तो नाम क्या हो गया, कौन क्यू ओ पी। उसी तरह से कौन क्यू डैश ओ डैश पी, कौन क्यू डैश ओ डैश पी क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों का मान है 90 डिग्री। अब कौन क्यू पी ओ, कौन क्यू पी ओ बराबर कौन क्यू डैश पी ओ डैश। ये क्यों है बराबर, क्योंकि आई बराबर आर, आई बराबर आर, मतलब परावर्तन के नियम से कह सकते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब जैसे ही दूगो कोण बराबर हुआ, तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज क्या होगा, जैसे ही त्रिभुज त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा, त्रिभुज समरूप। ज्यादा इधर आ गए। अतः त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश पी समरूप है। समरूप का नियम लगा दो, समरूप का नियम बताए थे, जब कोई भी त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, उसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। इसीलिए भुजा समानुपाती होगा, खाने वाला भुजा नहीं भाई, इसीलिए भुजा समानुपाती होगी। ठीक, समानुपाती भुजा को खोजो। समानुपाती भुजा इस फिगर में, क्योंकि अपने को तो प्रूव करना है, वैसे तो सब भुजा एक दूसरे के समानुपाती होगा, लेकिन जिसका जरूरत है उसको कैसे निकालेंगे। इसका लंब बट्टे इसका लंब, बढ़िया से, इसका लंब बट्टे इसका लंब। इसका लंब क्या है, ओ क्यू बट्टे इधर का लंब ओ डैश क्यू डैश बराबर इसका आधार बट्टे इसका आधार, इसका आधार बट्टे मतलब जो बड़का त्रिभुज कौन है, ओ क्यू पी का आधार क्या है, ओ क्यू पी क्यू ओ पी। छोटका त्रिभुज कौन है, ओ डैश क्यू डैश पी, इसका आधार क्या है, ओ डैश पी। तो इसका आधार बट्टे इसका आधार, ओ पी बट्टे ओ डैश पी। अच्छा एक और चीज नजर आ रहा होगा आपको, ये तो ऊंचाई है ना वस्तु का, सीधा जब वस्तु है तो डायरेक्ट सीधा होगा, प्लस में लेते हैं इसको, प्लस एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये उल्टा है तो हाइट ऑफ इमेज एच आई माइनस में, कोई दिक्कत, मान रख दें ओ क्यू प्लस एच आई बट्टे माइनस एच आई बराबर ओपी का मान क्या, ओपी वस्तु दूरी प्लस माइनस बताए थे, इधर जो भी होगा माइनस में, इधर जो भी होगा प्लस में, तो माइनस यू बट्टे माइनस भी गया। लेकिन मेरा सूत्र कह रहा है कि हमको चाहिए एच आई बट्टे एच ओ, यहाँ तो उल्टा हो रहा है तो क्या करेंगे, उल्टा देते हैं क्या है भाई, या एच आई माइनस एच आई बट्टे एच ओ बराबर भी बट्टे यू, या एच आई बट्टे एच ओ बराबर माइनस भी बटे यू, इसका माइनस इधर कर दिए। अच्छा एच आई अब बट्टे एच ओ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम, तो एम बराबर एच आई बट्टे एच ओ बराबर माइनस भी बट्टे यू, यही अपने को सिद्ध करना था। देख लो फटाक से, तो अपना आगे बढ़ेंगे। देख लिए
चलो एगो और फॉर्मूला होता है, m बराबर होता है, m बराबर होता है 1-v/f, 1-v/f। तो वो फॉर्मूला निकालते हैं। थोड़ा सा फिगर साइड कर देते हैं। एक और सूत्र होता है m बराबर 1-v/f, इसको प्रूव करना है। दर्पण सूत्र कहता है, दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आगे बढ़े, क्या करते हैं, दर्पण सूत्र लिए हैं, दर्पण सूत्र क्या है अपना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हमको ये सूत्र प्राप्त करना है। इस सूत्र प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो मिलने वाला है नहीं। तो करते हैं क्या, इसमें पूरा समीकरण जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f में v से गुना करने पर, v से गुना करने पर, ठीक है। v से गुना करेंगे तो क्या होगा, v/v प्लस v/u बराबर v/f। v से v गया तो बचा क्या, 1 प्लस v/u बराबर 1 प्लस v/u बराबर v/f। अब क्या करते हैं, v को इधर, v/f को इधर, तो 1 माइनस v/f बराबर माइनस v/u। अभी तुरंत पढ़े हैं हम, माइनस v/u के बराबर में क्या होता है, माइनस v/u के बराबर में क्या होता है, m। तो लिख सकते हैं m बराबर माइनस v/u। इसी के साथ आप लोग का परावर्तन का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, और आएंगे हम क्वेश्चन लेकर। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।